हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं और रिवीजन का दौर हमारा चल रहा है। तो हम लोग रिवीजन के दौर में देखे विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि को देख रहे हैं। तो मैंने कल आपको समझाया था कि वितरण कैसे होता है और जॉर्ज बी क्रेसी ने कैसे टिप्पणी दी थी कि असंख्या का जो आपका वितरण है वो आपने देखा। जनसंख्या प्रारूप को समझने का प्रयास किया कि 90% जो आपकी हमारी पॉपुलेशन है वो 10% आपके लैंड पर रहती है और 10% पॉपुलेशन 90% लैंड पर रहती है। और सबसे बड़े 10 हमने कंट्री देखे जिनमें सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन है और जिसमें से 6 कंट्री ऐसी हैं जो कहाँ की हैं, एशिया महाद्वीप। इनको देख लिया। उसके बाद हम देख रहे थे जनसंख्या का घनत्व। तो हमने जनसंख्या के घनत्व को देखा, ठीक। उसके वितरण को पढ़ा कि जनसंख्या का घनत्व क्या है, वितरण क्या है, एक एक करके हमने सारी चीजों को उसमें गौर करके आकर देखें। चलिए, जनसंख्या का जो घनत्व है उस पर हमने आपकी बात कर ली, ये देख लिया। और उसके कारकों पर हमने आपकी बात करी, एक एक करके सारे कारकों को हमने गौर करके देखा, कैसे उसके कारक हैं, नगरीकरण, ये इतना हम देख चुके थे। उसके बाद हम देख चुके थे जनसंख्या की जो आपकी संकल्पनाएं। संकल्पना पर कुछ मूलभूत चीजें होती हैं। जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, प्राकृतिक रेट में क्या है, रियल में क्या है और नकारात्मक क्या है, इतना कल हम देख चुके थे। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इसी में। जिस तरह से हमने अभी पीछे क्या देखा था कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, उसी तरह से जनसंख्या में परिवर्तन के घटक के जो फैक्टर हैं, जैसे अधिशोषित जन्म दर, मृत्यु दर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से सारों किसी ना किसी में से एक क्वेश्चन आपका 100% मिलने की उम्मीद रहती है। एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में जरूर आपका मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर आपका मिल जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, एक आपका जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन चीजों को हमने देखेंगे, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है और प्रवास। अधोशोषित जन्म दर को प्रति हजार स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले अधिशोषित जन्म दर के 3 घटक, जन्म, मृत्यु और प्रवास, तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए और लिखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए सीधा आपका टू द पॉइंट कि आप बताइए कि अधोशोषित जन्म दर क्या होती है, तो आप लिखेंगे अधोशोषित जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म बच्चे जीवित के रूप में उनको व्यक्त करते हैं कि प्रति हजार स्त्रियों के द्वारा जो बच्चों ने जन्म लिया है उसको जीवित रूप में, आपके व्रत का नहीं, ध्यान रखिए, जीवित रूप में आपका इसकी गणना की जाती है। और गणना करने का फार्मूला आपके सामने है, अधोशोषित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के माध्यम से जनसंख्या इंटू 1000, इस रूप में लिखा है। तो ये कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिए। तो आपका किसी भी वर्ष विशेष का मतलब है 2010 हो सकता है, या फिर मान लीजिए 2012 हो सकता है, 2023 भी हो सकता है, 2024 भी हो सकता है, कोई भी सन पूछ सकता है। और किसी क्षेत्र विशेष के माध्यम जनसंख्या, आप देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, कोई भी ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट या प्रदेश कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका विशेष। तो पहले इसको कॉपी करें, लिखें, फिर आगे। तो आपका किसी वर्ष विशेष में आपका जीवित जन्म, तो अब वर्ष विशेष को मैंने आपको समझाया कि वर्ष विशेष क्या है आपका, ये आपका देख लीजिए, ठीक है। तो वर्ष विशेष में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप बच्चों। अच्छा, आप देखिए ये क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक। अब थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएं और यहां थोड़ा सा आप देखें
जनसंख्या घनत्व। तो यहां जनसंख्या की बात कर रहा है, यहां क्षेत्रफल की। क्लियर है? और वहां क्या है, ध्यान दीजिए, कभी भी बिल्कुल भी आपस में एक दूसरे को मर्ज ना करें, कंफ्यूजिंग की स्थिति ना करें आप लोग। ठीक, यहां पर ध्यान रखिए, किसी वर्ष विशेष में हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे 2009 के आपका 11 निकालिए, 2012-13 निकालिए, 1990 के कोई पक्ष, मतलब कोई भी सन आपका हो सकता है, वर्ष विशेष की बात इसलिए की गई। और क्षेत्र आपका किसी क्षेत्र विशेष के वर्ग के माध्यम से, कोई भी आपका किसी भी क्षेत्र की, मान लीजिए कभी स्टेट का निकालना हो, यूपी का, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। कभी आपका डिस्ट्रिक्ट बेस भी निकालते हैं, जब भी आपका रिपोर्ट आती है, आपके डाटा आपके जारी होते हैं, तब उस समय भी सब चीजें आपका ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है, और ऐसा हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। देख लिया? चलिए, शाबाश, आगे बढ़ जाएं। देखिए, मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। ध्यान दीजिए, क्या बात कर रहे हैं, जनसंख्या मृत्यु दर, बर्थ डेथ, जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या करती है, सक्रिय भूमिका निभाती है। कैसे? जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई है, जन्म दर से नहीं होती। कह रहे हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई है, जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। कह रहे हैं कि केवल ऐसे नहीं होता कि केवल आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ही होगा, उसमें डेथ भी एक आपका रोल प्ले करती है। मान लीजिए अगर मृत्यु दर कम हो रही है तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। अगर मृत्यु दर ज्यादा आपका डेथ होगी तो पॉपुलेशन आपका घटेगी। क्लियर है? तो अधोशोषित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में, ध्यान दे दें, बता रहे हैं कि किसी क्षेत्र में दर को मापने का एक सरल विधि है। आप किसी क्षेत्र की अधोशोषित मृत्यु दर मापना चाहते हैं तो ये उसकी बहुत सरल विधि है। क्या है? ये उसकी बहुत सरल विधि है, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर अधोशोषित मृत्यु दर निकालनी है तो बहुत एक सिंपल से एक हमारे पास मेथड है, उसको हम प्रयोग करते हैं। किसी अधोशोषित जन्म दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में, ठीक, अपॉन में क्या करेंगे, उसका आपका निकाल लेंगे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जो आपकी जनसंख्या है उसी के आधार पर। ठीक, जैसे अब देखिए, अधोशोषित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान, ध्यान दीजिए, अच्छा इसको अगर हम आपकी यूनिट देखेंगे तो कैसे हैं, प्रति हजार इकाई। ध्यान दीजिए, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों के रूप में कैसे निकालते हैं, प्रति हजार के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक, के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाता है। इंडिकेट किस में करते हैं, प्रति हजार। कहीं पर आपका 100 में मापते हैं, कहीं पर प्रति हजार में मापते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। ठीक, इसके बाद देखिए, पहले आप इसको इतना करेंगे, फिर इसके बाद एक आपका फॉर्मूला है इसका कि अगर किस तरह से, ये तो है आपका जन्म दर निकालने का और ये है मृत्यु दर का। ठीक, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी वर्ष विशेष में है, यहां भी वर्ष, लेकिन उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या है, वो क्षेत्र विशेष के मध्य जनसंख्या है। तो मृत्यु में निकालेंगे अनुमानित, यानी कि लगभग ये हो सकता है ऐसे। ठीक, अब देखिए, चलिए तो आप इसका फॉर्मूला लिखिए और वापस फिर एक बार देखेंगे। अधोशोषित बाप का जन्म दर इक्वल टू किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक, मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्यम में अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 1000 से हम उसको गुणा करेंगे। ठीक, तो महत्वपूर्ण है ऐसा, बहुत बार एक नंबर में ऑप्शन में आपका मिल जाता है देखने के लिए। जैसे सीधा आपको क्वेश्चन पूछ ले एक नंबर के में, अधोशोषित मृत्यु दर की गणना किस विधि से की जाती है, सूत्र लिखिए, विधि लिखिए। तो फिर आप इस तरीके से, अगर आपको पढ़ा होगा, आपने रिवीजन किया होगा मल्टीपल टाइम, आपने प्रैक्टिस करी होगी क्वेश्चंस की, तो फिर आप करेंगे तो मान लीजिए फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, किसी प्रकार से भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। कह रहे मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जननांकीय संरचना, जननांकीय मतलब उसकी आपका डेमोग्राफी कैसा है, कितना उसमें घनत्व है, कहां तक फैली हुई है, कितना पॉपुलेशन है, और संचार क्या है उसका,
सामाजिक उन्नति क्या है और आर्थिक विकास के जो स्तर हैं वो किस तरह से आपका पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें आपका देखी जाती है। प्रभावित कैसे हो रहा है, क्या इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट उस पर दिखाई दे रहा है, सोशल डेवलपमेंट कितना है, स्ट्रक्चर्स में कैसी है, ये सारी चीजें। तो एक बार आप इसको गौर करके देखिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लिया, चलिए ये किया आपने। देखिए आप उसमें कंपेयर करिए बच्चों, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। चलिए हो गया। अच्छा पीछे कुछ पूछना है? देखिए एक बार आप बात करते हैं प्रवास की। अब प्रवास में आप ये मत समझना सर क्या अब आपका ऋतु प्रवास की बात कर रहे हैं, नहीं, इसमें एक नॉर्मल प्रवास है जो हम बात करते हैं। आपका ऋतु प्रवास भी होता है, जैसे मैं आपको बताया था और आपको समझाया भी था। ठीक है, चलिए जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन करता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का मतलब होता है या तो घटेगी या बढ़ेगी। भाई परिवर्तन का तो मतलब यही है ना, या तो उसमें आपका वृद्धि हो रही होगी, आपका इंक्रीज होगा, या फिर आपका डिक्रीज होगा, उसमें कुछ आपका घटेगा। और ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो आपका क्या करते हैं, आपकी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट करते हैं। लेकिन तीसरा फैक्टर है आपका प्रवास। प्रवास का मतलब मान लीजिए आपके देश में 10 लाख पॉपुलेशन थी, 2 लाख उससे बाहर चले गए तो कितनी बची, 8 लाख। या कुछ लोग बाहर से काम करने के लिए आ गए, 10 थी 2 और आ गए तो 12। तो इससे भी जनसंख्या आपका प्रभावित होती है। यानी कि जन्म और मृत्यु के अलावा अगर कोई आपका ऐसा फैक्टर है जो उसमें उत्तरदायी है तो वो आपका क्या है, प्रवास उसका एक अहम फैक्टर में से एक आप उसको मान। जैसे जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे हम जनसंख्या का आकार परावर्तित होता है, यानी कि उसके जो उसका स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर्स है, उसमें कुछ आपको चेंजेस दिखाई। जैसे जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। ध्यान दीजिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए मैं अभी आपका हरिद्वार हूं और मुझे हरिद्वार से देहरादून जाना है, हरिद्वार से देहरादून, ठीक। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो क्या है, गमन स्थान, ठीक। गमन करते हैं उसको उद्गम, यानी उद्गम का मतलब है जहां से वो चला। अब मैं हरिद्वार से देहरादून के लिए चला या हरिद्वार से दिल्ली के लिए चला, ठीक। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हरिद्वार से मैं देहरादून के लिए चला तो ये मेरा उद्गम स्थान होगा। क्या होगा, उद्गम, जहां से मैं चल रहा हूं। आपने सुना होगा, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नदी का उद्गम स्थल कहां है। जैसे गंगा का कहां है बताइए बच्चों, आपको बताना है। गंगोत्री से निकलती है ना गौमुख से, तो वो कहां है, वहां से, क्लियर है। यमुना कहां से निकलती है, बंदरपूछ ग्लेशियर से, तो वो क्या है, उसका उद्गम स्थान है, सोर्स ऑफ, यानी कि वो निकल कहां से, उद्गम। तो इस तरह से ही पूछ रहे हैं कि आप कहां से चले, तो वो ही आपका आपको रिलेट कर कर आपको बताना है कि क्या आपका उद्गम स्थान कहलाता है। कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहां का स्थान उद्गम स्थान कहलाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। जिस स्थान पर आवागमन करते हैं वह गंतव्य स्थान है। मान लीजिए हरिद्वार से कहां जा रहे थे, देहरादून, तो देहरादून क्या है, गंतव्य स्थान। ये क्या हो गया आपका गंतव्य, और उद्गम वाला स्थान कौन सा हुआ, हरिद्वार। ध्यान रहेगा, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उद्गम स्थान गंतव्य स्थान में क्या अंतर है और कैसे इनको रेक्टिफाई करते हैं, क्या क्या चीजें इसके लिए और महत्वपूर्ण है, उन सबको देखेंगे। उद्गम स्थान में कभी को दर्शाता है, यानी कि आप जहां से जा रहे हो। मान लीजिए लोग आपका भारत से अमेरिका जा रहे हैं,
तो अब भारत से जा रहे हैं तो पॉपुलेशन कहाँ की कम होगी? भारत की। और बढ़ेगी कहाँ की? यूएस की। क्योंकि मान लीजिए हमारे 10 लाख थे और 2 लाख लोग या 1 लाख लोग कहाँ चले गए? आपका यूएस चले गए, आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जनसंख्या कहाँ घटी? भारत में। बढ़ी कहाँ? आपका अमेरिका में। तो ध्यान दीजिए, उद्गम स्थान में कमी को दर्शाता है। तो अभी अगर क्वेश्चन बन जाए कि उद्गम स्थान जनसंख्या के परिवर्तन का कारक है, उससे आपका जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आता है। ऑप्शन कमी आती है, वृद्धि होती है, स्थिर रहता है, ठीक, या उसमें लिखा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और डी ऑप्शन लिखा नन ऑफ दीज। तब ऐसे में आप कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैंने गोल किया है कि जब आप उद्गम स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां क्या आती है? आपकी कमी आती है। जिस स्थान से जा रहे पॉपुलेशन कम हुई ना वहां, ठीक है। और जब गंतव्य स्थान पर जनसंख्या जाती है तो वहां क्या होता है? वहां जनसंख्या आपकी बढ़ जाती है, यानी कि जहां के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? यूएस में पॉपुलेशन बढ़ गई। तो क्वेश्चन बन सकता है गंतव्य स्थान जब पहुंचते हैं तो वहां क्या होती है? पॉपुलेशन बढ़ जाती है। कहां से? उद्गम स्थान से। मनुष्य कह रहे हैं प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन करने की दिशा में एक सुपुत्र प्रयास की निरूपण किया जाता है। एक हमको एक हमको आपका एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना है। बैलेंस मतलब संतुलन। जो आपका प्रवास जो हो रहा है, यानी कि उद्गम स्थान से और गंतव्य स्थान, एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जा रहा है, क्लियर है? इन दोनों के बीच हमको एक बेहतर आपका बैलेंस बनाना है। क्या बैलेंस बन पाएगा? आप हमारे यहाँ देखिए, अपने यहाँ लोग गांव से शहरों की तरफ आपका प्रवास कर रहे हैं, जबकि एक बैलेंस होना चाहिए था कि कुछ लोग शहर के जो गांव के गांव के लोग जो आपके शहर में जा रहे हैं, तो वैसे ही शहर के लोगों को भी गांव में प्रवास करना चाहिए था, जबकि वो ऐसा इतना हो नहीं रहा है। तो उसका भी तो प्रभावित होगा, वो सब चीजें तो हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमको एक बैलेंस अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि प्रवासी स्थायी और अस्थायी मौसमी हो सकता है। अब इसमें कुछ रूप बताए हैं। अब या तो आप कहीं आपका परमानेंट रूप से चले जाएं, या आप 1-2 साल के लिए चले जाएं, या फिर आप किसी विशेष मौसम में। और आपने ये चीज इसको अच्छी तरह से पढ़ी है, जिसको मैं अभी कह रहा था ऋतु परिवर्तन। तो आपका ऋतु परिवर्तन होता है ना, जो आपकी बहुत सारी जनजातियां करती हैं, गद्दी बकरवाल करती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं, एक नीचे से ऊपर चली जाती हैं। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। तो जो आपका प्रवास है ध्यान देंगे आप, वो कैसा होता है? वो प्रवास स्थायी और अस्थायी दोनों में होता है, इसको ध्यान रखिए। और यह है गांव से गांव में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल गांव से आपका शहर में होता है, नहीं, ये प्रवास गांव से गांव में हो सकता है, गांव से नगर में हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है, और नगर से गांव की भी आपका और हो सकता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए कि निम्नलिखित में से प्रवास नहीं हो सकता या हो सकता है, तो कभी गांव से गांव में आप कंफ्यूज हैं कि एक गांव से दूसरे गांव में जाके क्या करेगा, वहां तो कुछ है नहीं। तो ऐसा मत सोचना, ठीक? ऐसा भी प्रवास होता है, बस ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक? देखिए, इतना समझने का प्रयास कीजिए। उद्गम, गंतव्य स्थान, प्रारूप स्ट्रक्चर में कोई डाउट, कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए, फिर आगे देख लिया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाए। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, क्वेरी मैं उम्मीद नहीं करता है, तो पूछिए बेटा। नहीं तो एक बार घर पर जाकर आप इसकी आंसर राइटिंग करेंगे थोड़ा सा, और अच्छे से हो सकता है शायद कोई डाउट बन जाए। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही मनुष्य एक ही व्यक्ति दोनों आप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है? आप्रवासी और उत्प्रवासी। आप सबसे पहले आपको आप्रवासी और उत्प्रवासी के विषय में पता होना चाहिए। देखिए, आप्रवासी, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, वह क्या कहलाता है? आप्रवासी। आप किसी नए स्थान पर गए, आप भारत से अमेरिका चले गए, तो आप क्या हैं? आप्रवासी। उत्प्रवासी, प्रवासी जो पहले एक स्थान से बाहर चले गए थे, वह उत्प्रवासी। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले गए, यानी कि आप यहां से ही आप अपना सब कुछ, अब आप परमानेंट यूएस में रह रहे हैं,
ऐसा मान लीजिए, आप क्या होगे, उत्प्रवासी, यानी कि इनकी वापस आने की संभावना इनकी नहीं है। ठीक है। लोग बेहतर आर्थिकी और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। अच्छा, मेन कारण क्या है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का? उनकी सोशल लाइफ अच्छी हो और इकोनॉमिकल उनकी कंडीशन अच्छी हो सके, इसीलिए आदमी प्रवास करता है। और ये बिल्कुल सटीक 100% भी सही हो सकता है। भाई आदमी या तो पैसे के लिए बाहर जाएगा, या कहीं भी उसका जीवन लगता है कि सोशल स्टेटस उसका अच्छा बढ़ सकता है, उसको रहने की चीजें अच्छी सारी पर्याप्त हैं, एक सामाजिक जीवन जीने के लिए जो भी आपकी चीजें चाहिए वो मुझे इस शहर में नहीं मिल रही, या इस देश में नहीं मिल रही, या इस जिले में नहीं मिल रही, या इस स्थान पर नहीं मिल रही, मेरे को दूसरे स्थान पर जाकर गमन करना चाहिए, तो ऐसे करते हैं। ऐसा ही है, प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक समूह हैं, यानी दो फैक्टर हैं। सबसे पहले उन फैक्टरों पर हम लोग बात करेंगे। एक है प्रीतिकर्ष कारक, एक है अपकर्षक कारक। तो इन्हें थोड़ा सा ना एक बार घर से पढ़ के आए, तब मजा। आप लोग घर से पढ़ के आए, थोड़ा रिवीजन करें, फिर मैं आपको कुछ समझाऊं, फिर आप मुझसे कुछ पूछें, तब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ है बढ़िया सा, है ना। तो ऐसा कुछ करेंगे। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही करेंगे। बस एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट ना रह जाए किसी बच्चे का। इस पर भी मिलेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि क्यों होता है, क्या कारण है, मौसमी है, गांव टू गांव है, अस्थायी है, परमानेंट भी नहीं है, और अप्रवासी उत्प्रवासी किसको बोलते हैं। ये सारे फंक्शन जो आपकी शब्दावली है, बेसिकली जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, ये थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए इन चीजों में। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं नहीं मानता आपको प्रश्न पढ़ने में कोई किसी प्रकार की समस्या, या फिर आपको आंसर क्या कहना चाह रहा है उससे संबंधित कोई दिक्कत होगी। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।